मेरा नाम मनीषा है। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद मैं पूरी तरह से खामोश हो गई थी। उस समय मेरी उम्र केवल 9 साल थी। उनकी लाशें मेरी आंखों के सामने रखी थीं। वह गाड़ी जिसमें वे सवार थे बुरी तरह कुचली हुई थी। यह दृश्य मेरे बचपन की आखिरी याद बन गया। मैं खामोश हो गई। लोगों ने सोचा कि यह सदमा है, समय बीतेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वह मनीषा अपने माता पिता के साथ उसी बचपन में मर चुकी थी। मेरे ताऊजी मुझे अपने साथ ले गए। उनकी आंखों में हमदर्दी से ज्यादा मजबूरी झलकती थी। उनके शब्दों में वह गर्मी कभी नहीं थी जो पिता की याद दिलाए। मेरी ताई जी ने माँ बनने का खूब नाटक किया। प्यार से मेरा सिर सहलाया, दूध के साथ नींद की दवा दी। सब कुछ ऐसा लगता था जैसे उन्होंने मुझे स्वीकार कर लिया हो। लेकिन उनकी आंखों में कुछ और था, कुछ छुपा हुआ, कुछ बेचैनी, जैसे मैं उनके लिए बोझ थी या कोई मोहरा। इस घर का माहौल बड़ा अजीब था। हर कमरे के दरवाजे पर ताला लगा रहता था। हर बात पर मुझे चुप कराया जाता। एक कमरा ऐसा था जिसे सबसे ऊपर वाला कमरा कहते थे। वह था आर्यन का कमरा। उसका नाम ही डर पैदा करने के लिए काफी था। कभी कभी ऊपर से उसकी चीखें सुनाई देती तो नौकर भी डर जाते। वे खामोश हो जाते और ताई जी चुपके से उसके कमरे का दरवाजा बंद कर देती। अगर कोई सवाल करता तो वे कहती, तुम्हें यह जानने की जरूरत नहीं कि ऊपर कौन है, वह सिर्फ एक पागल है। बस इतना ही काफी था मुझे डराने के लिए। समय बीतता गया। मैं उस घर में रही, लेकिन कभी अपनापन नहीं महसूस हुआ। स्कूल जाती तो ड्राइवर भी अनजान बन जाता। मुझे किसी से बात करने या दोस्त बनाने की इजाजत नहीं थी। मुझे इस गलतफहमी में रखा गया कि मैं उनके लिए खास हूँ। लेकिन सच्चाई यह थी कि मुझे बहलाया जा रहा था। मुझे इन लोगों ने कैद में रखा था, एक खामोश सुनहरा पिंजरा जिसकी चमक ने मुझे कभी यह एहसास नहीं होने दिया कि यह चमकती चीज कैद है। जैसे जैसे मैं बड़ी हुई, इन लोगों ने मेरे भविष्य का फैसला भी कर दिया। एक दिन ताई जी ने कहा, तुम्हारा रिश्ता हमने बचपन में ही तय कर दिया था। अब समय आ गया है कि तुम्हारी शादी कर दी जाए और तुम्हें अपने पति के घर भेज दिया जाए। उनकी बात सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने पूछा, मेरी शादी किससे? उन्होंने जवाब दिया, तुम्हारी शादी आर्यन से है। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मैंने कहा, आपने मेरा रिश्ता एक ऐसे इंसान से तय कर दिया जिसे मैंने कभी देखा तक नहीं, सिर्फ सुना है कि वह खतरनाक और पागल है। मेरा शरीर कांपने लगा। लेकिन ताई जी इस घर की सबसे बड़ी थी और उनके फैसले के सामने किसी की नहीं चलती थी। मैं गिड़गिड़ाने लगी, रोने लगी, लेकिन सबके चेहरों पर एक ठंडा सा सुकून था, जैसे यह फैसला वे पहले ही कर चुके हों। ताऊ जी ने नजर चुरा ली। वह सब कुछ जानते थे, लेकिन खामोश रहे। उनकी खामोशी सबसे ज्यादा शोर मचा रही थी। ताई जी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, यही तुम्हारे माता पिता की मर्जी थी। मैं जानती थी कि वह झूठ बोल रही थी, लेकिन मेरे पास उनके झूठ को गलत साबित करने का कोई सबूत नहीं था। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं अपने कमरे में बंद थी, खिड़की से आसमान को ताकती रही और सोचती रही कि क्या वाकई मेरी जिंदगी का फैसला हो चुका है और मुझे उस पागल इंसान के साथ जिंदगी बितानी होगी। उसी रात मैंने सपने में अपनी माँ को देखा। वह मुझे अपनी गोद में लेकर बैठी थी और कह रही थी, मनीषा, खुद को मत हारने देना। सुबह होने से पहले मैंने फैसला कर लिया कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। मैंने एक बैग में अपना सामान पैक किया। आधी रात का वक्त था। घर के सारे लोग सो रहे थे। उन्हें यकीन था कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं कभी भाग सकूं। लेकिन मैं वह मनीषा नहीं थी जिसे ये लोग बचपन में अपने घर लाए थे। अब मैं चलने लगी थी, भागने लगी थी, बल्कि बहुत समझदार हो गई थी। दरवाजे की चाबी मुझे कब मिली याद नहीं। शायद ऊपर वाले ने खुद मुझे रास्ता दिखाया था। मैंने धीरे से बाहर का दरवाजा खोला और कदम बाहर रखा। यह मेरी जिंदगी का पहला फैसला था जो मैंने खुद लिया था। रात का समय था, सड़क सुनसान थी। मैं भागती रही। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। बस इतना जानती थी कि मुझे पीछे नहीं लौटना। गाड़ियाँ गुजरती रहीं। कुछ ने मुझे देखा तो कुछ ने नजरअंदाज कर दिया। एक पल के लिए लगा कि दुनिया को मेरी कोई फिक्र नहीं। मैं जानती थी कि मेरा कोई नहीं है। मुझे अब अपने लिए जीना था। मुझे अपनी फिक्र खुद करनी थी। चलते चलते मेरे पैर दुखने लगे। 2-3 घंटे बीत गए। तभी मुझे एक बेंच दिखी। मैं उस पर बैठ गई। थकान से शरीर चूर हो रहा था, लेकिन आंखों में नींद नहीं थी। तभी मुझे एक छोटा सा होटल दिखा।
लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। हर तरफ के दरवाजे बंद थे, रोशनी धीमी थी और मैं बेसहारा। तभी मुझे एक औरत मिली। उसकी उम्र शायद 35 साल के आसपास रही होगी। मेरी आंखों में सख्ती थी, लेकिन दिल में शायद अभी नरमी बची थी। मैं उसे शायद किसी गली के कोने में बेचैन खड़ी दिखी। शायद वह भी कभी अपने आप से भागी थी, तभी तो मुझे पहचान गई। उसने मुझसे कुछ नहीं पूछा, बस इतना कहा, मेरे साथ चलो। मैं कुछ कह न सकी, बस उसके साथ चल पड़ी। वह मुझे एक छोटे से घर में ले गई। घर भले ही छोटा था, लेकिन साफ सुथरा था। दीवारों पर खामोशी कई सालों से बसी थी और किचन से दूध की खुशबू आ रही थी। उसने मुझे कपड़े दिए और कहा, जा नहा ले। मैं बाथरूम में गई तो पानी जैसे मेरे शरीर से नहीं, मेरे डर से बह रहा था। पहली बार मुझे लगा कि मैं इंसान हूँ। उस रात मैं बिस्तर पर सोई। मुझे यहाँ सुकून सा महसूस हो रहा था, वह सुकून जो कई सालों से गायब था। आंखें बंद की तो माँ की याद आई, वह सारी बातें जो कभी कहानी थी, और वह सारे सपने जिन्हें देखने की मोहलत ही नहीं मिली। लेकिन अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो बिस्तर पर कोई था। अचानक मेरी चीख निकली। अगले ही पल वह मेरे सामने बैठा था। वह कोई और नहीं, आर्यन था। मेरे गले से आवाज जैसे रुक गई थी। मैं चीखना चाहती थी, लेकिन मेरी आवाज अंदर दब कर रह गई। उसने तभी मुझे पकड़ लिया, अपनी मजबूती से, कि मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी, लेकिन दर्दनाक नहीं, जैसे वह मुझ पर काबू पाना चाहता हो, तोड़ना नहीं। उसने कहा, अब तुम्हारा खेल तुम्हारा नहीं रहा। उसके शब्दों में एक अजीब सा सुकून था, एक यकीन, एक भरोसा। मैं स्तब्ध रह गई। मेरे अंदर जैसे कुछ खोने लगा। वही आर्यन जिसे मैंने कभी देखा नहीं था, सिर्फ उसके बारे में सुना था। आज वह मेरे सामने बैठा था, और वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा मैंने सुना था। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि यह इंसान पागल है। वह बिल्कुल पागल नहीं लग रहा था। न उसकी आंखों में वह वहशत थी जो वहाँ के लोगों को डराया करती थी, न चेहरे पर वह बिखरापन जिसकी निशानियां मुझे बरसों से सुनाई दे रही थीं। उसकी आंखों में गहराई थी, एक अजीब सा सच, एक ऐसा राज जो सबसे अलग था। मैं डर रही थी, मगर उससे ज्यादा हैरान थी, क्योंकि वह इंसान जो मेरे लिए एक डर बन चुका था, अब मेरे सामने बड़े सुकून से एक अच्छे इंसान की तरह खड़ा था। मेरा शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी छुअन ने मेरे दिल की धड़कन को जैसे रोक लिया था। वह मेरे इतने करीब था कि मैं उसकी सांसों की आहट अपने चेहरे पर महसूस कर सकती थी। मैं हिचकिचाकर पीछे हटी, लेकिन उसकी मजबूती ने मुझे रोक लिया। नहीं, वह जालिम नहीं था, मगर मुझे जाने भी नहीं देना चाहता था। उसने कहा, तुमने समझा कि तुम उस घर से मुझसे भाग सकती हो? वह धीरे से बोला। उसके शब्दों में न गुस्सा था, न घमंड, बस एक अजीब सी खामोशी और सच्चाई, जैसे उसने कई सालों से इस लम्हे का इंतजार किया हो। उसने कहा, तुम जानती हो कि तुम इस समय कहाँ हो? मेरे हाथ छोड़ते हुए उसने पूछा। मैं खामोश रही, मेरी आंखें झुक गईं। वह हंसने लगा, एक धीमी सी हंसी जिसमें सुकून था और थकान भी। यह जगह मेरी है जहाँ तुम आ गई हो। यह मेरी जगह है और तुम यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई, तुम्हें लाया गया है। तुम्हारी कहानी बहुत पहले लिखी जा चुकी है मनीषा, तुम शायद कुछ नहीं जानती। तुमने पढ़ना अभी शुरू किया है। मैं अचानक घबरा गई और उससे पीछे हटी, मगर दीवार ने रास्ता रोक लिया। कमरा छोटा था, लेकिन उसकी मौजूदगी ने उसे और तंग कर दिया था। वह धीरे धीरे मेरे करीब आया। इस बार उसकी आंखों में नरमी थी। उसने मेरे चेहरे को गौर से देखा, जैसे कोई खोई हुई चीज तलाश रहा हो। मेरी आंखों में झांक कर उसने कहा, मैं पागल नहीं हूँ। जब उसने यह धीरे से कहा तो मैं हैरानी से उसे देखने लगी। उसने कहा, सबने मुझे पागल बनाया ताकि मैं खत्म हो जाऊं, ताकि मेरी जगह, मेरी पहचान, मेरी जायदाद कोई और ले सके। और तुम भी इस खेल की आखिरी कड़ी हो। तुम्हारा किरदार भी बिल्कुल मेरे जैसा है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। दिमाग जैसे पूरी तरह खाली हो गया था। मैंने इतने साल डर में गुजारे आर्यन के नाम से, उसके साये से, उसके जिक्र से भी, लेकिन आज जब वह मेरे सामने था, मेरा सारा डर हैरानी में बदल चुका था। उसने मेरे करीब आकर मेरी कलाई पकड़ ली। उसकी उंगलियां इतनी नरम थीं, जैसे वह मेरी तकलीफ को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसने कहा, जब तुम घर से भागी, तुमने सोचा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मनीषा। असल कहानी तो अब शुरू हुई है। तुम वहाँ से भागी नहीं, बल्कि तुम वहाँ आ गई हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए था, मेरे पास।
उसकी आवाज में कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, लेकिन उसके शब्दों में एक अजीब सा रहम था। मैंने कांपते हुए कहा, मुझे मत छुओ। वह हल्के से लड़खड़ाया, फिर साफ साफ मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि तुम खुद मुझसे खुद को छुड़ा नहीं पा रही हो? उसके शब्दों ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया। यकीनन वह सच कह रहा था। मैं वाकई में खुद को उससे दूर नहीं कर पा रही थी, न दिल से न आंखों से। आर्यन पीछे हटा, जैसे उसे मेरी उलझन का एहसास हो गया हो। फिर वह खिड़की के पास चला गया, बाहर देखते हुए बोला, तुम्हें सच जानना है मनीषा, और यह सच तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो यहीं रहो, लेकिन अगर नहीं जानना चाहती तो दरवाजा खुला है। मगर याद रखना, बाहर तुम्हारे लिए कुछ भी महफूज नहीं है, अंदर सब कुछ तुम्हारी हिफाजत के लिए है। मैंने दरवाजे की ओर देखा जो खुला हुआ था। मैं वहाँ से जा सकती थी, भाग सकती थी, लेकिन मेरा दिल सिर्फ एक बात जानना चाहता था, आर्यन की आंखों में वह अजीब सा दर्द क्यों दिख रहा था। मैं उस सवाल को समझना चाहती थी जो उसकी आंखों में तैर रहा था। खामोशी बढ़ती गई, लेकिन मेरे अंदर एक जंग छिड़ चुकी थी। यह इंसान आर्यन आखिर है कौन? बुरा है, अच्छा है, कैदी है, मेरा दुश्मन है या कुछ और? उसकी बातों में इतनी सच्चाई क्यों छुपी थी? वह खामोशी से वापस आया और बोला, एक कमरा तुम्हारा है मनीषा, अगर तुम चाहो तो मैं और तुम एक हो सकते हैं। मैं खामोश हो गई। शायद कहीं न कहीं मैं चाहती थी कि मैं उसकी हो जाऊं। वह मेरे सामने बैठा था, जिसे मैंने हमेशा पागल समझा, अपने लिए खतरा समझा, लेकिन उसके शब्दों में कोई नाटक नहीं था, कोई झूठ नहीं था, बस एक कच्ची सच्चाई थी जो उसकी सांसों के साथ बाहर निकल रही थी। उसकी आंखें जैसे कोई गहरी हकीकत बयां कर रही थीं। मैंने उसकी आंखों में देखा और समझ गई, वह झूठ नहीं बोल रहा। उसने अपनी कहानी शुरू की। जब मैं 15 साल का था, इन लोगों ने मुझे पहली बार जहर दिया। नींद की गोलियां पानी में मिलाकर घुल दी। मैं बच गया, शायद इसलिए कि मेरी नींद भी हमेशा मेरी दुश्मन रही। जब आँख खुली, सबने कहा कि आर्यन कुछ अजीब हो गया है। ताई जी बस मेरी हालत पर अफसोस करती रही। तुम्हें लगा कि तुम्हारी ताई जी मेरी सगी माँ है, लेकिन असल में वह मेरी सौतेली माँ है। उसने बताया कि मुझे मारने के लिए उन्होंने मेरे दिमाग को निशाना बनाया। फिर मैंने सोचा, अगर सब यही चाहते हैं कि मैं पागल बन जाऊं, तो मैं वही बनूंगा। लेकिन अपने तरीके से मैं उसकी कहानी सुनती रही, उसकी आंखों में देखती रही। उसके चेहरे पर जो जख्मों के निशान थे, वे अब तकलीफ के नहीं बल्कि ताकत के प्रतीक बन चुके थे। उसने कहा, फिर मैंने खामोश रहना सीख लिया। बात कम, चीखना ज्यादा, दूसरों के सामने आना कम और उनके दिलों में डर फैलाना ज्यादा। एक दिन वे सब यकीन करने लगे कि मैं सचमुच पागल हो गया हूँ। उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। नौकरों को हिदायत दी गई कि कोई भी इसके आसपास न जाए, और इस तरह मैं आजाद हो गया उनकी ज्यादतियों से, उनकी साजिशों से। क्योंकि कोई पागल से नहीं डरता, बल्कि उसे सब नजरअंदाज करते हैं। और तुमने इन सारी सालों में मुझे बहुत सहन किया। मेरे होठों से निकला, सहन। उसने कहा, हाँ, मैंने भी कुछ ऐसा ही किया। अपनी सौतेली माँ, उनके इरादों और उनके शब्दों को गौर से देखा, उनके हर कदम को पहचान लिया, और मैंने इंतजार किया तुम्हारे आने का। उसकी बात सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। मैंने कहा, मेरा? उसने जवाब दिया, हाँ मनीषा, तुम इस कहानी की आखिरी चाबी हो। उसने मेरी ओर देखा, एक ऐसी गहरी नजर से जैसे वह मेरे भीतर झांक कर वह सब देख रहा हो जो मैंने कभी खुद से भी छिपाया था। उसने कहा, तुम वह गवाह हो जिसके माता पिता को रास्ते से हटाया गया। तुम वह धागा हो जो मेरी सौतेली माँ की हर साजिश से जुड़ा हुआ है, और तुम ही वह हो जो मेरे इस नकाब को उतार सकती हो या फिर उसे पूरा कर सकती हो। उसकी बात सुनकर मेरे कदम डगमगाने लगे। यह सच मेरी हड्डियों में समाता जा रहा था। मेरे माता पिता का हादसा। उसने कहा, मनीषा, तुम्हारे माता पिता के साथ कोई हादसा नहीं हुआ था। उन्हें बड़ी साजिश के तहत मारा गया था, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वे तुम्हें अपनी मर्जी से पालना चाहते थे। तुम्हारी ताई ने तुम्हें कभी नहीं अपनाया, बल्कि उन्होंने तुम्हें खरीदा और एक खामोश, मजबूर मोहरा बनाया, ताकि इस घर में आने के बाद तुम्हारी शादी मुझसे हो सके। आखिर तुम मेरे पिता के छोटे भाई की बेटी हो। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में जैसे कुछ टूट गया। जिन्हें मैंने माँ समझकर उनके हाथ चूमे, वे हाथ मेरे माता पिता के खून से रंगे थे। आर्यन अभी भी मुझे देख रहा था,
जैसे मेरे रिएक्शन को परख रहा हो। उसने कहा, मैं तुम्हें सिर्फ सच बता रहा हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं। तुम चाहो तो दरवाजा खुला है, यहाँ से जा सकती हो, लेकिन अगर तुम रुक जाओ तो हम मिलकर वह सब वापस ले सकते हैं जो तुमसे छीना गया। उसकी बात सुनकर मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैं हमेशा खामोश रही, उनका हर हुक्म माना, उनकी हर साजिश को सहा। अब क्या यही वक्त था कि मैं बोलूं? लेकिन किससे, किसके लिए? अपने माता पिता के लिए तो मैं नहीं बोल सकती थी, वे जा चुके थे। लेकिन क्या आर्यन के लिए? मैंने आंखें बंद की और अपने माता पिता के बारे में सोचने लगी। वे दोनों जो कभी जिंदगी में वापस नहीं आए। फिर भी यह सब जानने के बाद वे मुझे जैसे फिर से मिल रहे थे। आर्यन ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अब यह तुम पर निर्भर करता है मनीषा, तुम खुशी से जियो या सच के साथ लड़ो। उस पल मैंने पहली बार आर्यन को एक इंसान के रूप में देखा, न पागल, न दुश्मन, न डर, बस एक मर्द जो सालों से एक नकाब के पीछे छिपा था, इस उम्मीद में कि कोई उसका चेहरा पहचान ले। मैंने सोचा, अब नकाब सिर्फ आर्यन के चेहरे से नहीं बल्कि मेरी आँखों से भी उतर चुका था। आर्यन मेरे करीब आया और बोला, तुम मेरी हो, सिर्फ मेरी। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, अब से नहीं, बचपन से। लेकिन तुम मुझसे डरती थी और मैं तुम्हारा डर और बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए कभी तुम्हारे सामने खुलकर नहीं आया। वे शब्द नहीं थे, वह एक फैसला था। न उसमें जबरदस्ती थी, न अनुरोध, बस एक यकीन था जो वह खुद पर भी रखता था और मुझ पर भी। मेरे कदम पीछे नहीं हटे। हम दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा, न पूछा, न बताया, और बस खामोश रहे। वो लम्हा तूफान जैसा था, तेज, गहरा और पूरा। दिल से मैं उसे भी पसंद कर चुकी थी। उसकी हमदर्दियों ने मेरा दिल जीत लिया था। वो रात खत्म हुई, लेकिन मेरे अंदर की पुरानी मनीषा उस रात मर गई। वो जो हिचकिचाती थी, जो हर रिश्ते पर शक करती थी, जो हर इंसान में धोखा महसूस करती थी, वो मैं नहीं थी। मैं अब वो बन चुकी थी जो अपनी ख्वाहिशों को पहचान चुकी थी और अपने अंदर की ताकत को जान चुकी थी। मैं यह भी समझ गई थी कि सच्चाई की पहली शर्त खुद से सच बोलना है। अगली सुबह मेरी आँख खुली तो आर्यन मेरे पास बैठा था और मेरे चेहरे को देख रहा था। उसकी आंखों में शर्म नहीं थी बल्कि गर्व था। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मनीषा, मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। तुम मेरे इंसाफ की साथी हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके सीने पर सिर रखकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। पहली मुलाकात में ही मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। मैं बिस्तर पर बैठी थी जब आर्यन ने अलमारी से एक भारी फाइल निकालकर मेरे सामने रखी, जिस पर धूल जमी हुई थी, सफेद कागजों वाली। ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों का बोझ इसमें दफन हो। मेरे हाथ धीरे धीरे उस फाइल की तरफ बढ़ने लगे और एक पल के लिए मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आर्यन कुछ नहीं बोला, बस मेरी आंखों में देखता रहा, जैसे जानता हो कि इस पल के बाद मैं वो मनीषा नहीं रहूंगी जो कल रात थी। मैंने फाइल का पहला पेज खोला तो सामने एक तस्वीर थी, मेरे मम्मी और पापा की। वे दोनों एक साथ खड़े थे और मुस्कुरा रहे थे। मैं उनके बीच में थी, एक मासूम सी बच्ची जो उनकी पूरी दुनिया थी। मुझे याद आया, वे मुझसे बहुत प्यार करते थे और बचपन में मेरी हर ख्वाहिश को चुटकियों में पूरा कर देते थे। उनकी एक एक बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। मुझे वो दोपहर याद आई जब वे मुझे स्कूल से लेने आए थे, और उसके बाद उनका वो आखिरी सफर था जिसके बाद कुछ बचा ही नहीं था सिवाय सन्नाटे के। फाइल में जो लिखा था वो शब्द नहीं थे, मेरे बचपन की लाश थी जिसे सालों बाद दफन करने की इजाजत मिल रही थी। इसमें एक इंश्योरेंस रिपोर्ट थी, कार के ब्रेक फेल होने की डिटेल, ड्राइवर के गायब होने की जांच, बंद दरवाजे और एक प्राइवेट नोट जिसमें साफ लिखा था कि यह हादसा जानबूझकर करवाया गया था। मैंने जैसे ही पेज पलटा तो एक जगह पर ताऊजी के सिग्नेचर भी थे, हादसे के बाद फॉरेन इंश्योरेंस क्लेम की मंजूरी पर। आर्यन ने फाइल के अंदर एक फोल्डर खोला, प्राइवेट खानदानी रिकॉर्ड। उसमें मेरे पिता की वसीयत थी जिसमें लिखा था कि उनकी जायदाद की वारिस मैं हूँ और अगर उनके साथ कुछ हो जाए तो ताईजी और ताऊजी सिर्फ मेरे निगरान होंगे, मालिक नहीं। मगर ये दस्तावेज कभी जाहिर नहीं किए गए और कभी रजिस्टर्ड नहीं हुए। मैंने कांपते हाथों से पढ़ा, जिसमें लिखा था, हमारी बेटी हमारे लिए सब कुछ है, उसे कभी कोई परेशान न करे, हमारे हिस्से की जायदाद उसे दे दी जाए।
जिसे वो सुकून से इस्तेमाल करे। हमारे मरने के बाद हमारी बेटी हमारी जायदाद की मालिक हो। यह सब पढ़कर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उनमें कोई फरियाद नहीं थी। वे आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, बल्कि एक हकीकत के सामने सिर झुकाने वाले आंसू थे। मैंने सोचा, क्या सचमुच ताई जी वही औरत है जिन्होंने मुझे दूध पिलाया, रातों को मेरे बुखार में जागकर मेरे लिए प्रार्थना की, मुझे नहलाया, अपने हाथों से खाना खिलाया? क्या उन्होंने मेरे माता पिता की मौत की साजिश रची थी? आर्यन की आवाज मेरे ख्यालों में गूंजी। उसने कहा, इस औरत ने तुम्हें पाला नहीं, बल्कि तुम्हें अपने वश में करने की कोशिश की, तुम्हें अपने काबू में रखा। उसने माँ का चेहरा ओढ़कर जाल बिछाया और जब वक्त आया तो तुम्हें इस घर की इज्जत के नाम पर एक पागल के साथ बांधने का नाटक किया, ताकि सारी जायदाद पूरी तरह उसके नियंत्रण में रहे। आर्यन की बातें सुनकर मेरी सांसें थम सी गई थीं। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, अपने दोनों हाथों से खुद को मजबूती से थाम लिया, जैसे यकीन दिलाना चाहती थी कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। मैं बरसों से जिसे अपनी माँ की तरह मानती थी, वह मेरी माँ जैसी हो ही नहीं सकती थी। वह तो मेरी खामोशी की कब्र खोदने वाली औरत थी। आर्यन ने कहा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है मनीषा। अगर तुम चाहो तो इस फाइल को बंद करके वापस अपनी खामोशी में लौट सकती हो, जैसा बाकी लोग करते आए हैं। और अगर तुम तूफान बनना चाहती हो तो इस फाइल के साथ सब कुछ ठीक कर सकती हो। वह तूफान जो बरसों की खामोशी, झूठ और साजिश को बहा ले जाएगा। मैंने फाइल बंद की, लेकिन दिल की फाइल कहीं खुली रह गई। एक एक शब्द, एक एक हकीकत मेरे अंदर गूंज रही थी। मैंने नजर उठाकर आर्यन की ओर देखा। वही इंसान जिसे मैं डर समझती थी, अब वही मेरी इकलौती सच्चाई था। उसकी आंखों में कोई जबरदस्ती नहीं थी, कोई जिद नहीं थी, सिर्फ एक भरोसा था। एक ऐसा भरोसा जो कह रहा था कि मैं वह फैसला ले सकती हूँ जो बरसों से टलता आया है। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरे अंदर जैसे किसी ने चिराग जलाकर रोशनी कर दी। मैंने फाइल दोबारा खोली और एक कागज पर दस्तखत कर दिए। वह कागज जिस पर मेरे पिता की वसीयत लिखी थी, जो बरसों से उनके खून के आंसुओं में डूबा था। अब वह सच मेरी उंगलियों के स्पर्श से फिर से जिंदा हो गया था। मैंने आर्यन से कहा, हमें यह सब कब से शुरू करना चाहिए? इस बार मेरी आवाज नहीं कांपी, क्योंकि वह उस लड़की की आवाज थी जो बरसों से अपने हक के लिए तैयार की जा रही थी और आज उसने खुद को पहचान लिया था। आर्यन ने हल्की सी मुस्कान दी और बोला, अब तुम मेरे साथ नहीं, मेरे बराबर खड़ी हो। तुम्हें मेरे बराबर खड़े होकर अपने हक की लड़ाई लड़नी है। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि सच्चाई सिर्फ दुख नहीं देती, बल्कि दिल को छलनी कर देती है और इंसान भी बना देती है। मैं आज किसी की बेटी, किसी की होने वाली पत्नी या किसी के लिए अनाथ नहीं थी। मैं मनीषा थी, अपनी पहचान के साथ खड़ी। मेरा पहला फैसला था अपनी खामोशी को तोड़ना। मैं आर्यन के साथ उस कमरे की ओर बढ़ी जिसे मैंने हमेशा बंद देखा था। वह मुझे चुपके से उस हवेली में ले आया जहां मैं रहती थी और जहां से भागी थी। आर्यन ने दरवाजा खोला तो मुझे लगा जैसे मैं किसी संग्रहालय में कदम रख रही हूँ या ऐसी जगह जो मेरी यादों से गायब हो चुकी थी। दीवारों पर खामोश रोशनी बिखरी थी और माहौल में कुछ ऐसा था जो सांसों को सुस्त कर देता था। कमरे की एक दीवार पूरी तरह से तस्वीरों से ढकी हुई थी। मैं स्तब्ध रह गई। वह सारी तस्वीरें मेरी थीं। मैं मनीषा थी जिसे उसकी माँ गले से लगा रही थी। एक और तस्वीर जो मैंने बचपन में बनाई थी, उसमें मेरे पिता मेरे साथ थे, मेरे साथ मुस्कुरा रहे थे। मैंने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और उन तस्वीरों को देखकर फूट फूट कर रोने लगी। मुझे नहीं पता था कि यह सब कैसे, कब और क्यों हुआ। आर्यन चुपचाप मेरे पास खड़ा था। उसने धीरे से कहा, यह सब मैंने संभाल कर रखा था, जैसे तुम्हारे अंदर की वह मुस्कान जो दुनिया के बारे में भूल गई, लेकिन मैं उसे कभी नहीं भूला। उसकी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कई सालों तक खुद को मजबूत दिखाया, खामोश रही और खामोशी में भी मुस्कुराती रही, लेकिन उन तस्वीरों ने वह सब उजागर कर दिया जो अंदर से टूटा और सड़ा हुआ था। एक अजीब सा दर्द दिल में उठा, लेकिन इस बार यह दर्द अकेलेपन का नहीं था, बल्कि मेरे पहचाने जाने का था। मैंने एक तस्वीर की ओर इशारा किया जिसमें मैं फूलों का हार पहनकर खड़ी थी। मैंने पूछा, यह तस्वीर कब की है? आर्यन ने कहा, यह तुम्हारे जन्मदिन की तस्वीर है, जब तुम 6 साल की थीं। तुमने बार बार कहा था कि तुम्हें गुलाबी रंग का फ्रॉक चाहिए। तुम्हारी माँ ने अपने हाथों से यह फ्रॉक सिलवाया था। यह तस्वीर तुम्हारे पिता ने खींची थी
आर्यन को सब कुछ याद था। मुझे हैरानी हुई कि जिन लम्हों को मैं भूल चुकी थी वे किसी और के दिल में इस तरह जिंदा थे जैसे कल की बात हो। मैं धीरे धीरे दीवार के करीब गई, तस्वीरों को अपने हाथों से छुआ। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल के जख्मों पर मरहम लग रहा हो। हर तस्वीर में एक नई कहानी छिपी थी, ऐसा लम्हा जो समय की परछाइयों में दफन हो चुका था। मगर आर्यन ने उन्हें दफन नहीं होने दिया। उसने कहा, मैं तुम्हें कई सालों से जानता हूँ मनीषा, तुम वो हकीकत हो जिसे मैंने संभाल कर रखा है। तुम सिर्फ एक लड़की नहीं हो जिसे लोग जायदाद की चाबी समझते हैं, तुम वो वजूद हो जिसके होने से मैं पूरा होता हूँ। मैंने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। वे आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि सच्चाई की गवाही देने वाले थे। मेरी सांसें भारी हो गयीं। मैंने इतने सालों में कभी किसी के शब्दों पर इतना भरोसा नहीं किया था, लेकिन आज मेरा दिल खुद हाँ कह रहा था। शायद आर्यन में वही दुख छिपा था जो मुझ में भी था। शायद इसलिए हम एक दूसरे को समझ पाए। मैंने उसकी ओर कदम बढ़ाए और कहा, अगर तुमने इतना कुछ संभाला है तो अब मैं कुछ भी खोना नहीं चाहती। मैं वो लड़की नहीं बनना चाहती जो सिर्फ दुख सहती है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से कहा, फिर मुझसे वादा करो कि हम सिर्फ मोहब्बत नहीं करेंगे, इंसाफ के खिलाफ लड़ाई भी लड़ेंगे। मैंने कहा, मैं वादा करती हूँ। मेरा जवाब धीमा था, लेकिन मेरा दिल धड़क रहा था। अब मेरे दिल में डर नहीं था। हम दोनों ने एक दूसरे से वादा किया कि हम वह सब वापस लाएंगे जो हमसे छीना गया। हम सिर्फ दो लोग नहीं थे, हम दो सच्चे दोस्त थे जिन्हें दुनिया झूठ बनाकर दफन करना चाहती थी। हमने फैसला कर लिया था कि अब हमारी कहानी सिर्फ मोहब्बत की नहीं होगी, यह एक जद्दोजहद होगी, एक जंग होगी जुल्म के खिलाफ। मैंने दीवार पर लटकी तस्वीरों को आखिरी बार देखा, एक साधारण सा फ्रेम जिसमें एक सफेद कागज लगा था। मैंने हैरानी से पूछा, यह खाली क्यों है? आर्यन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि यह उस दिन के लिए बचा है जब हम दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे। जब तुम्हारी और मेरी तस्वीर एक साथ इस फ्रेम में लगेगी तब यह पूरा होगा। यह सच्चाई की जीत के बाद होगा और हमारी जीत की निशानी बनेगा। मैंने खाली फ्रेम को हाथों से छूकर दिल में महसूस किया। उस सुबह हमने दीवार पर तस्वीर के साए में बैठकर पहला कदम उठाया, जिसका रास्ता तकलीफों से भरा था, लेकिन आखिर में रोशनी थी और हम सिर्फ याद नहीं, हकीकत को भी तस्वीर बनाने वाले थे। वह समय आ गया था जो मेरे अंदर एक नए इंसान को जन्म दे रहा था। मैंने हमेशा खुद को सच्चाई की तलाश में देखा, बेसहारा, बिखरी, लाचार, लेकिन अब मैं तमाशे का हिस्सा नहीं बल्कि उसकी सच्चाई का रास्ता बनना चाहती थी। आर्यन ने कहा, अगर दुश्मन को यकीन हो कि वह जीत रहा है तभी वह असल चाल चलता है। हमने अपने प्लान पर ध्यान देना शुरू किया। आर्यन ने सबके सामने अपनी सौतेली माँ यानी ताई जी के पैर छुए। उनकी आंखों में वही पुरानी चमक लौट आई थी, ताकत की, कंट्रोल की, जीत की। वह समझती थी कि आर्यन टूट चुका है और मैं वही खामोश लड़की हूँ जो उनकी मर्जी पर राजी है। उन्होंने हमें गले लगाया, हम दोनों का निकाह करवा दिया गया। पूरे परिवार के सामने हमें खाना खिलाया गया। मैंने देखा ताई जी के चेहरे पर सुकून था, लेकिन मेरे चेहरे की मुस्कान उस सुकून की जड़ों को काट रही थी। मैंने खुद को एक बार फिर इस घर में पाया, लेकिन इस बार मैं वह मनीषा नहीं थी जो बचपन में अपने माता पिता की मौत के बाद यहाँ लाई गई थी। मेरे पिता दूसरे शहर में रहते थे और यह हवेली मेरे दादाजी की थी। उनके सिर्फ दो बेटे थे, ताऊ जी और मेरे पिता। मेरे पिता भले ही शहर में अपनी मेहनत से बनाए घर में रहते थे, लेकिन यह आधी हवेली भी उनकी थी जिसकी वसीयत उन्होंने जीते जी मेरे नाम कर दी थी। मैं अब इस हवेली की खामोश दीवारों में झूठ, साजिश और नफरत की हर पुरानी दीवार को पहचान चुकी थी। हर कदम, हर नजर, हर हंसी मुझे अब फरेब लगती थी और मैं इस फरेबीपन की नई किरदार बन चुकी थी। एक दिन ताई जी ने मुझे अपने पास बुलाया, मेरे सिर पर हाथ फेरा और वही झूठी मोहब्बत के शब्द कहे, बेटी तुम मेरी जान हो। मैंने नजर झुकाकर हमें सिर हिलाया, लेकिन मेरे दिल में उस वक्त जो उबाल था वह किसी चिंगारी से कम नहीं था। आर्यन भी अपना किरदार बखूबी निभा रहा था। वह घर में साधारण, खामोश रहता, अपने पिता के साथ जमीनों के कागजात पर सिग्नेचर करता, ताई जी की हर बात चुपचाप मानता। हर रात जब हम अपने कमरे में मिलते, वह वही आर्यन होता जिसके चेहरे पर वह नकाब नहीं होता,
जो वह दिन भर पहने रखता था। हम प्लान बनाते, सोचते कि अब क्या करना है, हर रिएक्शन पर नजर रखते। यह जंग सिर्फ दिल की नहीं, दिमाग की भी थी। मैंने नोटिस किया कि ताई जी अब अपने राज पूरी तरह जाहिर नहीं करती थी। ना किसी से कुछ कहती, ना करती, ना अपने पति से, ना नौकरों से। हर चीज अपने काबू में रखती थी, जैसे उन्हें यकीन हो कि उनका जाल इतना मजबूत है कि कोई उससे बच नहीं सकता। और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। एक दिन मैंने उनके कमरे में उनकी अलमारी के ऊपर एक पुराना बॉक्स देखा। आर्यन ने पहले मुझे इसके बारे में बताया था कि असली सबूत वहीं हो सकते हैं। मैंने ताई जी को बातों में उलझाकर नीचे किचन में भेज दिया और फौरन बॉक्स खोलकर अंदर मौजूद फाइल्स की फोटो ले ली। उसमें बहुत कुछ था, जमीनों के जाल के दस्तावेज, वसीयत के बदलाव की फोटोस्टेट और कुछ गुप्त स्लिप्स जो एक वकील के नाम पर थीं। जब मैंने आर्यन को वे तस्वीरें दिखाईं, तो उसने बस इतना कहा, यही वह सबूत हैं जिनसे इनका महल ढहाया जा सकता है। अब हमारे पास न सिर्फ मजबूत सबूत थे, बल्कि यकीन भी था। लेकिन हम जानते थे कि आखिरी वार से पहले दुश्मन को बेफिक्र करना होगा। हमने ताई जी के लिए एक छोटा सा समारोह आयोजित किया, उनकी सेवा और त्याग के सालों की तारीफ के नाम पर, जिसमें पूरा खानदान बुलाया गया, कैमरे लगवाए गए और उनकी तारीफों के पुल बांधे गए। ताई जी ने खूबसूरत साड़ी पहनी थी, ढेर सारे गहने सजाए थे। शायद इतना सच संवर कर वे अपनी जीत का एहसास लेना चाहती थीं। इस समारोह में आर्यन ने भाषण दिया कि माँ जैसी औरत इस दुनिया में नहीं हो सकती। हमारे खानदान की बुनियाद वफा पर टिकी है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। ताई जी की आंखें चमक रही थीं। वे पूरी तरह भरोसा कर चुकी थी कि आर्यन अब उनके काबू में है। लेकिन अगले ही पल आर्यन की निगाह मुझसे मिली और हमारे चेहरों पर एक छिपी मुस्कान थी, वही जो तूफान आने से पहले हवा में तैरती है। उसी रात मैंने पहली बार आईने में खुद को देखकर कहा, मनीषा, अब मुस्कान सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि जताने के लिए भी है कि तुम्हारे जख्म तुम्हें कमजोर नहीं करते, वे तुम्हें तीर बनाते हैं। हमने एक और निर्णायक कदम उठाया। अब खेल खत्म होने वाला था और सच्चाई की पहली किरण ताई जी की आंखों में चमकने वाली थी, जो अभी गर्व से चमक रही थी, लेकिन जल्द ही पछतावे से नम होने वाली थी। आर्यन ने आखिरी मोहरा चला। वह औरत जिसे सबने बेदर्द, दीवानी सौतेली माँ समझा, लेकिन आर्यन जानता था कि वह कम दिमाग की नहीं थी। वह बेहद शातिर थी और अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। वह बरसों से खामोशी की आड़ में साजिशें रचती रही, मगर अब हमारे पास वह सब था जो उसे बोलने पर मजबूर कर सकता था, सबूत, वक्त और सच्चाई। हमने घर के एक सुनसान कमरे में उस नौकरानी को बुलाया जो ताई जी की दाहिनी बाह थी। वह कमरा जहाँ न दरवाजा था न खिड़की, सिर्फ एक छोटे बल्ब की मध्यम रोशनी थी। वहाँ 3 जोड़ी आंखें थीं, मेरी, आर्यन की और उस औरत की जिसके चेहरे पर बरसों की थकान और डर घुल चुका था। आर्यन ने उसके सामने सारे सबूत रखे, तस्वीरें, फाइलें और फिर एक ऑडियो क्लिप चलाई जिसमें वह एक पुराने नौकर से फोन पर बात कर रही थी, किसी काम के बदले खामोशी खरीदने की। यह सब देखकर वह घबरा गई। उसकी आंखों में बरसों का पछतावा छलकने लगा। उसने एक लंबी सांस ली, जैसे कोई जहर अंदर दबा हो, और फिर हार मानकर बोली, हाँ, मैंने आर्यन को जहर देने की कोशिश की थी ताकि तुम रास्ते से हट जाओ, और मनीषा के माता पिता की कार के ब्रेक भी मैंने ही फेल करवाए थे। इतना कहकर वह खामोश हो गई, जैसे अगले शब्द उसके मुंह से निकलने से पहले उसकी सांसें चुरा रहे हों। लेकिन मैं अकेली नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ एक मोहरा थी। यह काम मुझसे करवाए गए थे। मुझे इन कामों के असली हुक्म तो तुम्हारी ताई जी ने दिए थे। वही सबको कंट्रोल करती हैं। वही जो हमें, तुम्हें और इस खानदान की जायदाद को अपनी मुट्ठी में करना चाहती है। यह सब सुनकर मेरी सांसें रुक गईं। कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में मैं यह बात जानती थी, मगर सुनना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। यह एक और जख्म था। यह ऐसा वार था जिसने मेरी आखिरी उम्मीद छीन ली थी। मुझे ताई जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उनका चेहरा, वही चेहरा जिस पर मैंने बरसों भरोसा किया था, वही चेहरा जो मेरे सपनों में माँ की जगह बन गया था, अब मेरे दिमाग में एक कातिल औरत की सूरत में चिपक चुका था। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, आंखों में अंधेरा छा गया। मैं कुछ नहीं बोल सकती थी। शायद मेरी जुबान गूंगी हो चुकी थी, या दिल ने बोलने से इनकार कर दिया था। आर्यन ने फौरन मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने मुझे इतनी मजबूती से पकड़ा कि मुझे उसके होने का एहसास होने लगा। उसने मुझे तसल्ली दी,
वही तसल्ली जो मैंने बरसों में सिर्फ एक बार महसूस की थी जब माँ ने मुझे गोद में लिया था। अब तुम अकेली नहीं हो मनीषा, यह आर्यन की आवाज थी जो मेरे अंदर उतर गई। उस एक लाइन ने जैसे मेरे सारे दुख, दर्द और टूटन को एक बार में समेट लिया। अब मैं सिर्फ वो लड़की नहीं थी जो अकेले में रोती थी, अब मैं वह औरत बन चुकी थी जिसने अपनी जंग का मैदान चुन लिया था। सारी सच्चाई सुनकर हम दोनों अंदर से टूट गए थे। यह नौकरानी फूट फूट कर रो रही थी, जो कभी इस घर में ताई जी का बढ़ावा मिलने पर सीना तान कर घूमती थी, आज हमारे सामने हाथ जोड़कर बैठी थी, रो रही थी, पछता रही थी, लेकिन कम से कम अब सच के साथ खड़ी थी। उस लम्हे हमें उस पर रहम आया, लेकिन यह रहम मेरे जज्बे को कमजोर नहीं कर सकता था। वो जख्म जो मुझे बरसों से चुभते आ रहे थे, अब उनका इलाज सिर्फ इंसाफ था, न आंसू न माफी। आर्यन ने सिर हिलाया जैसे वह पहले से सब जानता हो। यह सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, उसने मेरी तरफ देखकर कहा। अब हमें वह आखिरी धागा तोड़ना है जो तुम्हें बांधे रखता है, वो झूठी माँ जो बरसों से तुम्हारी खामोशी से ताकत लेती रही। मैंने ताई जी के चेहरे को याद किया, वो चेहरा जो अब खाली दिखाई देता था। मैंने खुद से वादा किया कि अब यह झूठ और जिंदा नहीं रह सकता। अब वह दिन करीब था जब हम इस हवेली की बुनियाद हिला देंगे, लेकिन इस बार चीखें नहीं गूंजेंगी, बस सच की गूंज सुनाई देगी, जिसमें वह सब लिपट जाएगा जो बरसों से इन दीवारों में दफन था। एक अनाथ लड़की की चीख और एक बेटे की खामोशी। उस दिन मैं कमजोरी से दूर रही, मैंने वह कमजोरी दफन कर दी। अब मैं अकेली नहीं थी, बल्कि उन सबकी आवाज थी जिन्हें कभी बोलने की इजाजत नहीं मिली। मेरी जंग अब रुकने वाली नहीं थी। आर्यन ने मुलाकात की एक जगह तय की, वही पुराना आंगन जहाँ कभी बचपन में मेरी बर्थडे पार्टी मनाई गई थी, जहाँ कभी मेरी मम्मी ने मुझे झूले पर बिठाया था और ताई जी ने पहली बार मुझे बेटी कहकर पुकारा था। हमने वही जगह चुनी क्योंकि हम जानते थे कि वह अपने ताकत के घमंड में सबसे ज्यादा बेफिक्र होती हैं। हमने वहाँ तैयारी की, एक कैमरा, ऑडियो रिकॉर्डर और सबसे जरूरी एक ऐसा माहौल जो उनके गुरूर को तोड़ दे। मुलाकात को एक सामान्य खानदानी मीटिंग के तौर पर रखा गया था। ताऊ जी, कुछ खास रिश्तेदार और मैं वहाँ मौजूद थे। सभी इस इंतजार में थे कि आर्यन अपनी सौतेली माँ से अपनी पुरानी बदतमीजियों के लिए माफी मांगेगा और जायदाद का हक भी दोबारा उनके हवाले करने को तैयार है। वह निश्चिंत बैठी थी। आर्यन ने प्यार भरे लहजे में बात शुरू की। मम्मी, मैं थक चुका हूँ। जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे लगता है कि हमें एक और मौका देना चाहिए। उनकी मुस्कुराहट के पीछे वह और बेफिक्र हो गईं। उन्होंने कहा, बेटा, मैंने तो हमेशा यही चाहा कि तुम अपनी अक्ल पर लौट आओ, बाकी सब ठीक हो जाएगा। यही वह पल था जिसका हमें इंतजार था। आर्यन ने थोड़ा झुककर कहा, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आखिर आपको यह सब करने की जरूरत क्यों पड़ी। ताई जी ने झटके से सिर उठाया और आर्यन की ओर देखा। उन्होंने कहा, अच्छा, तो तुम्हें सब पता चल गया है। हाँ, मैंने ही नौकरानी को मारा, तुम्हें पागल बनाया और मनीषा के माता पिता को रास्ते से हटाया। उनके चेहरे पर घमंड था, मगर उन्हें नहीं पता था कि वह अपनी हार पर दस्तखत कर चुकी थी। उसी पल आर्यन ने टेबल पर रखा रिमोट उठाया और दीवार पर लगे प्रोजेक्टर को चालू कर दिया। सारी रिकॉर्डिंग, फोटो, ऑडियो, वीडियो सबके सामने आ गए। मेहमान, वकील, पत्रकार सब इसे देख रहे थे। ताई जी की हंसी अचानक गायब हो गई। वह अविश्वास भरी नजरों से सबको देखने लगी। यह क्या है? तुम लोग क्या कर रहे हो? उनकी आवाज में अब वह ताकत नहीं थी जो पूरे खानदान को चुप करा देती थी। मैंने पहली बार उनके सामने कदम बढ़ाया। उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, जो आपने बरसों नहीं होने दिया, यह सब सच है। अब हम नहीं डरेंगे। सबकी नजरें उन पर थीं, हर चेहरा सवाल कर रहा था। कुछ लोगों ने ताऊ जी की ओर भी देखा जो स्तब्ध खड़े थे। आर्यन ने अपने पिता की ओर देखकर कहा, पापा, यह औरत बहुत मतलबी है। यह सुनकर ताऊ जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने अपनी जिंदगी का वह सच देख लिया जिससे वह हमेशा मुंह मोड़ते आए थे। एक पल को वह खामोश बैठ गए और आंखें बंद कर लीं, जैसे बरसों की खामोशी अब उन पर बोझ बन गई थी। पत्रकार ने ताई जी की ओर माइक किया, मगर वह कुछ न बोल सकी। वह जो हर महफिल में बोलती थी, हर फैसले पर आखिरी शब्द कहती थी, अब उनके पास कहने को कुछ नहीं था। उनकी जुबान जो साजिशों की गवाह थी, बेजान हो चुकी थी। उस रात हमने एक खेल खत्म कर दिया, वह खेल
जिसमें मासूमियत को मोहरा बनाया गया था। नौकरानी की वीडियो और उसके मुंह से निकला हर शब्द ताई जी को झूठा साबित करने में कामयाब रहा। जब हम अदालत में पहुंचे, निगाहें हमारी ओर मुड़ी, कैमरों की लाइटें चमकी, पत्रकारों ने आवाज लगाई, मगर हमने कुछ नहीं कहा। हम बस आगे बढ़े जैसे कोई खामोश तूफान। वकील ने सबूत पेश किए, बयान पढ़े और रिकॉर्डिंग सुनाई। अदालत के कमरे में सन्नाटा छा गया, वही सन्नाटा जो बरसों से छुपे सच की आवाज में सुनाई देता है। ताई जी के चेहरे पर वह घमंड नहीं था जो हमेशा उनके माथे का निशान बनता था। अब वह झूठ का निशान था। उनकी आंखों में जो नमी थी वह शर्मिंदगी की नहीं थी, वह वही बेबसी थी जो उन्होंने दूसरों को दी थी और अब खुद सह रही थी। ताऊ जी ने ताई जी को छोड़ने का फैसला कर लिया था। अदालत के फैसले के बाद जब हम बाहर निकले तो आसमान साफ था। फैसला हमारे हक में हुआ था। ताई जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें उनके किए की सजा सुना दी गई थी। हमें खुशी थी कि हम अपनी जंग जीत गए थे। ताऊ जी हमारे सामने शर्मिंदा थे। उन्होंने अपने बेटे से माफी मांगी कि इतने सालों तक वे अपनी पत्नी के हाथों बेवकूफ बनते रहे। उन्होंने मुझसे भी माफी मांगी कि वे कभी अपनी भतीजी मनीषा के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच सके। उनका कहना था, मनीषा, तुमने बहुत अच्छा किया कि अपनी भतीजी को अपने बेटे की पत्नी बनाया। तुम दोनों की शादी करवाना शायद मेरी जिंदगी का बोझ उतारने जैसा है। हम दोनों, मनीषा और आर्यन, अब एक दूसरे के लिए मजबूत साबित हो चुके थे। अब कोई सवाल नहीं था, बस एक हकीकत थी। हम एक दूसरे को न सिर्फ चाहने वाले थे बल्कि पहचानने वाले भी थे। आर्यन ने मेरी तरफ देखा जैसे वह बिना कुछ कहे सब कुछ कह रहा हो। मैंने भी सीख लिया था कि सच्चाई के लिए चीखना नहीं पड़ता। जो सच होता है वह खुद बोलता है। खामोशी में जो ताकत है वह किसी और चीज में नहीं। वह खामोशी जो कमजोरी की अदालत नहीं बल्कि सब्र की शिद्दत और अकेले इंसान में मौजूद होती है, जो हमारे शरीर से निकलकर हमारी आत्मा तक पहुंचती है। हमने सब कुछ जीतने के बाद भी कोई जश्न नहीं मनाया, न कोई खुशी, बस एक खामोशी जो ताऊ जी को देखकर और फीकी पड़ गई। ताऊ जी इस सब के बाद बहुत उदास हो गए थे। आर्यन की आंखें भी खाली थी, मगर उन्होंने अपने पिता को सहारा दिया और कहा, पिताजी, मैं आपके साथ हूँ। अब कोई हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकता। आर्यन की आंखों में वह गहराई थी जो सिर्फ उस इंसान में आती है जो जानता हो कि आजादी का मतलब सिर्फ कैद से निकलना नहीं बल्कि खुद को कबूल करना भी है। मैं, मनीषा, ने खुद को पहली बार पूरी तरह पाया था। आज मैं आर्यन के साथ हूँ, उनके बराबर खड़ी होती हूँ। मैं वह लड़की नहीं रही जिसे हुक्म सुनाए जाते थे। अब मैं वह औरत हूँ जो फैसले लिखती है, अपने पति की ताकत बन चुकी है। मैंने अपनी जिंदगी का लंबा समय रोते और सहते हुए गुजारा, लेकिन अब जो समय चल रहा है वह सिर्फ मोहब्बत और प्यार का है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल